वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजिकल क्वेश्चंस ऑफ रीड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन। अगर इंटरेक्शन की बात करें, हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बीच का एक इंटरेक्शनल रिजल्ट ही कहीं ना कहीं डेवलपमेंट है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट फॉलोज एन ऑर्डरली सीक्वेंस। डेवलपमेंट ऑर्डरली सीक्वेंस को फॉलो करता है। ऑप्शन नंबर 3 और सी, डेवलपमेंट इज इंडिविजुअलाइज प्रोसेस। हम लोग डेवलपमेंट के बारे में कहते ही हैं कि डेवलपमेंट निहायत ही व्यक्तिगत मामला है। उसका नेचर सेम हो सकता है लेकिन उसका रेट बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो यही कारण है कि अलग अलग इंडिविजुअल में, इवन एक ही इंडिविजुअल में उसके रेट में अलग अलग डेवलपमेंटल डोमेन्स, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो कल्चरल, इमोशनल, इन सभी में वेरिएशन देखा जाता है। एंड ऑप्शन नंबर डी, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल नहीं होता है। विकास कभी भी विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं जाता, हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। इसके एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें तो शुरू में बच्चा सभी प्रकार के चीज़ों के लिए एक ही प्रकार की इमोशंस को डेवलप करता है और धीरे धीरे करके उसका इमोशनल स्पेसिफिकेशन, उसका इमोशनल डाइवर्सिफिकेशन होना शुरू होता है। तो शुरू में जो हमारा डेवलपमेंटल पैटर्न जनरलाइज होता है, बाद में चलकर वो स्पेशलाइज होना शुरू होता है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, which of the following is not among the 4 determinants of intellectual growth stated by पियाजे। तो पियाजे के द्वारा बौद्धिक विकास का जो सिद्धांत दिया गया या संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया गया उसमें कौन सा निर्धारक तत्व नहीं है। अगर आप एक्सपीरियंस की बात करें तो पियाजे का सबसे ज़्यादा जोर फिजिकल एक्सपीरियंस या फिजिकल वर्ल्ड के साथ बच्चे का जो भी सेंसरी, बच्चे का जो भी मोटर एक्सपीरियंस फर्स्ट स्टेज से शुरू होते हुए लास्ट स्टेज तक जाता है, वहाँ पे पियाजे एक्सपीरियंसेस पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। अगर इक्विलिब्रेशन की बात करें, स्कीम्स की बात करें, समायोजन की बात करें, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इन सब चीज़ों पे पियाजे का फोकस है। लेकिन पियाजे सीखने सिखाने को एक व्यक्तिगत प्रक्रिया मानते हैं। पियाजे के अनुसार सीखना सिखाना एक इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन है। बच्चा अपने आसपास के वर्ल्ड के बारे में व्यू को अपने ही एक्शन से, अपने ही तरीके से वो डेवलप करता है। इसलिए पियाजे का जोर सोशल ट्रांसमिशन पे नहीं था। सोशल ट्रांसमिशन पे सबसे ज़्यादा जोर वाइगोत्स्की अपने सोशियो कल्चरल थ्योरी में देते हुए दिखते हैं। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक संचरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक कॉलेज जाने वाले लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती। अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ वेरियस स्टेप्स आपको दिख रहे हैं। अगर स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात करें थॉर्नडाइक की, तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स का मतलब यहाँ पे सिंपल सा क्या होता है कि हम कोई भी काम करते हैं उस काम का रिजल्ट ये डिसाइड करता है, या ट्रायल एंड एरर की बात करें वहाँ पे। अगर कंसेप्ट लर्निंग की बात करें तो एक ऐसा लर्निंग जो छोटे छोटे मेंटल स्ट्रक्चर, ये कंसेप्ट के फॉर्मेशन से किसी भी लर्निंग प्रोसेस का आकर होना ही कंसेप्ट लर्निंग कह रहा था। लेकिन यहाँ पे चेन लर्निंग का मतलब क्या होता है? चेन लर्निंग का मतलब है अ चेन लर्निंग अ टीचिंग मेथड और सब स्किल्स आर रीइंफोर्स्ड इन अ सीक्वेंस। कई बार एक ऐसी शिक्षण विधि, अगर चेन या श्रृंखला अधिगम की बात करें तो श्रृंखला अधिगम एक ऐसा शिक्षण विधि है जिसमें कई सारे छोटे छोटे कौशल को रीइंफोर्स किया जाता है, उसे हमारे लिए सूदिंग बनाया जाता, हमारे लिए उसे बेहतर बनाया जाता। और उन्हीं सभी छोटे छोटे स्टेप से मिलकर ही जब बड़े पैमाने पर लर्निंग होती है, या छोटे छोटे स्टेप से मिलकर ही जब एक इकट्ठी लर्निंग होती है, तो यहीं पे हम इसे चेन लर्निंग कहते हैं। अगर इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में वेरियस स्टेप्स या सब स्किल्स आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि कमरे से बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है, कोट को फिर खूंटी पे टांगने के लिए कहा जाता है। यहाँ पे छोटे छोटे स्टेप्स को रीइंफोर्स किया जा रहा है और रीइंफोर्स करके उन सभी सब स्किल्स को एक साथ जोड़कर एक हैबिट फॉर्मेशन की एबिलिटी यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी चेन लर्निंग और श्रृंखला अधिगम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में इंक्लूड, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन या एक्सटर्नल मोटिवेशन या बाह्य अभिप्रेरणा किन किन चीज़ों से प्रभावित होती है? प्रेज एंड ब्लेम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है राइवलरी, राइवलरी भी ऑप्शन हो सकता है। रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट के द्वारा भी होता है। नॉलेज एंड रिजल्ट, हम लोगों ने बताया था कि जब हम लोग मोटिवेशन की बात करते हैं तो मोटिवेशन में दो लोकस, दो फोकस या दो केंद्र होता है। जब किसी काम को करने की खुशी होती है तब उस काम को करते हैं तो वो इंट्रिंसिक या आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। लेकिन जब किसी काम का रिजल्ट अगर लोगों की शाबाशी, लोगों की वाहवाही, लोगों का एप्रिसिएशन, लोगों के द्वारा दिया गया रिवॉर्ड, इंसेंटिव या पनिशमेंट अगर आपकी नज़र में सब कुछ है या आपके लिए मायने रखता है तो वहाँ पे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में इन सब कंपोनेंट्स को या इन सब तत्वों को हम लोग क्या करते हैं? शामिल करते हैं। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, all of these. Next question, the symptom of learning disability, learning disability सीखने संबंधी नियोग्यता, जिसे हम लोग कई बार डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी भी कहते हैं। तो लर्निंग डिसेबिलिटी का कौन सा फीचर है? लैक ऑफ मोटिवेशन, रेस्टलेस, एनर्जेटिक एंड डिस्ट्रक्टिव, बच्चा बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक यहाँ पर होता है तो ये ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। बच्चे में मोटिवेशन भी होता है तो ये भी नहीं होगा। डिसऑर्डर्स ऑफ अटेंशन एंड टेंडेंसी टू स्केप, आपको पता होगा लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करें तो जो भी रिसर्च है वो बताते हैं कि जिसका आईक्यू एवरेज है और जिसका आईक्यू एवरेज से ऊपर है, औसत या औसत से ज़्यादा बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में ही हमें जनरली सीखने संबंधी न्यूरोगिताएँ देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन वहाँ पे एक प्रकार का परसेप्चुअल प्रॉब्लम, एक प्रकार का अटेंशन प्रॉब्लम उनमें होता है, क्योंकि वो कई बार एफर्ट डाल के भी वो एक से मिलते जुलते लेटर्स में, चाहे बी हो, डी हो, डब्ल्यू हो, एम हो, है ना, पी हो, क्यू हो, इन प्रकार में, या वाटर इमेज की बात करें या मिरर इमेज की बात करें, है ना, या रिवर्ट इमेज की बात करें, इन प्रकार की इमेजेस में, इन प्रकार के लेटर्स में वो थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक प्रकार का अटेंशन प्रॉब्लम, एक प्रकार का प्रोसेसिंग या प्रक्रमण संबंधी प्रॉब्लम उनके सेरेब्रम में एज अ कॉग्निशन होता हुआ हमें दिखता है वहाँ पे। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी डिसऑर्डर्स ऑफ अटेंशन। यहाँ पे एक प्रकार के अटेंशन में प्रॉब्लम बच्चे को देखने के लिए मिलता है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सनल फैक्टर विच अफेक्ट लर्निंग इज आर, कौन सा ऐसा पर्सनल फैक्टर है जो लर्निंग को अफेक्ट करता है? मास मीडिया की बात करें तो ये एक सोशल फैक्टर है, टीचर की बात करें तो ये एक इंस्टीट्यूशनल फैक्टर से जुड़कर हो सकता है, पीयर ग्रुप की बात करें तो ये भी एक सोशल फैक्टर, लेकिन मैच्योरेशनल के कारण या फिजिकल डेवलपमेंट के मैच्योरेशन से जुड़ के और एज से जुड़ के जो फैक्टर है वो लर्नर से जुड़ा हुआ एक पर्सनल फैक्टर है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता एवं आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है परंतु यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे क्या बोलेंगे? इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये थॉर्नडाइक के आइडेंटिकल एलिमेंट्स थ्योरी, जिससे आप लोग अधिगम का अंतरण या ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी कई बार कहते हैं। तो एक टीचर या एक स्टूडेंट या कोई भी एक लर्नर या कोई भी एक सिंपल सा ह्यूमन, अगर वो बॉलिंग बहुत अच्छी करता है लेकिन उसके बैटिंग पे इसका कोई असर नहीं पड़ता है। अगर यहाँ पे 3 प्रकार के लर्निंग ट्रांसफर की जो बात की गई है, जीरो ट्रांसफर का मतलब होता है कि पहले सीखा हुआ एबिलिटी, पहले का ज्ञान आपके नवीन ज्ञान को सीखने में किसी प्रकार की हेल्प नहीं करता है, उसे हम लोग जीरो ट्रांसफर कहते हैं। लेकिन पहले का सीखा हुआ ज्ञान अगर नवीन ज्ञान को सीखने में एज अ हर्डल, एक बाधा क्रिएट करता है, तो हम उसे नेगेटिव ट्रांसफर कहते हैं। और पहले का सीखा हुआ ज्ञान, नॉलेज, स्किल, एबिलिटी किसी दूसरे नॉलेज या एबिलिटी को सीखने में आपकी हेल्प करती है तो वो पॉजिटिव ट्रांसफर। तो यहाँ पे आपकी बल्लेबाजी आपके गेंदबाजी से या फिर गेंदबाजी आपके बल्लेबाजी को यहाँ पे प्रभावित नहीं कर रही है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। Question number next, which of the following statements best shows the mental health of a person? कौन सा स्टेटमेंट बच्चे के मेंटल हेल्थ को अच्छी तरीके से अभिव्यक्त करता है? फुल एक्सप्रेशन, हार्मोनाइजेशन एंड गोल डायरेक्शन, लैक ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, फ्री ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कि कौन बच्चे के हेल्दी निस्को या कौन बच्चे के मेंटल हेल्थ के सही फीचर को कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि बच्चा मेंटली यहाँ पे हेल्दी है, ठीक है। यहाँ पे फुल एक्सप्रेशन अच्छी तरीके से अभिव्यक्त कर रहा, हार्मोनाइजेशन, गोल डायरेक्शन है, लैक ऑफ मेंटल डिसऑर्डर है, वहाँ पे फ्री ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, एंड ऑल ऑफ दिस। सो द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज।
नेक्स्ट वन, गिलफोर्ड हैज गिवन द टर्म कन्वर्जेंट थिंकिंग एज इक्विवेलेंट टू, जो जेपी गिलफोर्ड है उनके सिद्धांत को हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल कहते हैं। तो वहाँ पे कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करें, डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करें, तो वहाँ पे वो कहीं ना कहीं ऑपरेशंस की बात करते हैं, कंटेंट की बात करते हैं, इन सभी चीज़ों से मिलकर वो 120 प्रकार के इंटेलिजेंस की बात वहाँ पे करते हैं। तो गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे कन्वर्जेंट थिंकिंग किसके इक्विवेलेंट है? इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी एंड नन ऑफ दीज। अगर कन्वर्जेंट थिंकिंग के ही पैरेलल उन्होंने एक और टर्म दिया था डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो गिलफोर्ड की बात करें तो गिलफोर्ड कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग दोनों को इंटेलिजेंस कहते हैं, लेकिन सिर्फ डाइवर्जेंट थिंकिंग ही एज एन इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी से जुड़ती है। सो एज पर दिस क्वेश्चन अगर अभिसारी चिंतन की बात करें तो अभिसारी चिंतन का क्रिएटिविटी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्रिएटिविटी से हमारा अपसारी चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग जुड़ता है। तो यहाँ पे कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब ओनली ऑप्शन नंबर ए इंटेलिजेंस है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू नर्चर क्रिएटिविटी अ टीचर शुड टेक हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। अगर अब क्रिएटिविटी को, सृजनशीलता को आपको पोषण करना है, उसे आगे बढ़ाना, किस प्रकार के टीचिंग मेथड का यूज़ करेंगे? यहाँ पे ऑडियो विजुअल हो सकता है, लेक्चर मेथड बिल्कुल नहीं होगा, और यहीं पे ऑसबॉर्न के द्वारा दिया गया जो एक मेथड है हम इसे ही ब्रेन स्टॉर्मिंग या हिंदी में मस्तिष्क आलोड़न कहते हैं। ऑसबॉर्न ने इन्होंने इसे क्वाइन किया है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या है कि एक ऐसा टीचिंग मेथड, एक ऐसी टीचिंग स्ट्रेटजी जिसमें हम एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को बच्चे के सामने रखते हैं, और इस तरीके से ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी एक इफेक्टिव मेथड, समस्या समाधान विधि जिसे आप लोग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को रखते हैं और कितने उसके संभावित जवाब हो सकते हैं, हम वहाँ पे जवाबों को सुनते हैं, वेलकम करते हैं, निकालते हैं, और उसके बाद अंत में हम किसी एक कॉमन ओपिनियन पे अपनी बात को कंक्लूड करते हैं या समाप्त करते हैं। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इसमें क्या है, इनकरेक्ट है या गलत है? यहाँ पे नीड इज नॉट अ फिजियोलॉजिकल स्टेज ऑफ डेप्रीवेशन। अगर नीड की बात करें, जब हम लोग मोटिवेशन पढ़ते हैं या जब नीड पढ़ते हैं तो वहाँ पे बायोलॉजिकल भी है, फिजियोलॉजिकल भी कई बार होता है, साइकोलॉजिकल भी होता है, वहाँ पे सोशल नीड्स भी होता है। तो नीड का मतलब ही अ लैक ऑफ सम टाइप ऑफ नेसेसिटी इज अ नीड। कुछ कमी की अवस्था ही अपने आप नीड या आवश्यकता या ज़रूरत कहलाती है। सो नीड इज नॉट अ फिजियोलॉजिकल स्टेज ऑफ डेप्रीवेशन। नीड डेप्रीवेशन का एक फिजियोलॉजिकल स्टेट है, यहाँ पे लिखा हुआ नॉट, स्टेटमेंट नंबर 1 एज पर दिस क्वेश्चन राइट। बाकी ऑप्शंस को देखें, ड्राइव इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ नीड। ड्राइव का मतलब ही होता है एक ऐसा कंडीशन, अराउजल या उत्तेजन का एक ऐसा कंडीशन जो किसी भी काम को करने के लिए हमें प्रेरित करता है, हमें आगे बढ़ाता है। यहाँ पे नीड एंड ड्राइव आर पैरेलल बट नॉट आइडेंटिकल, ये भी सही है। इंस्टिंक्ट्स आर इनेट बायोलॉजिकल फोर्स यहाँ पे। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, नीड इज नॉट अ फिजियोलॉजिकल स्टेज ऑफ डेप्रीवेशन। आवश्यकता वंचना की एक भौतिक अवस्था है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 टेक्स ऑफ मेजर शिफ्ट फ्रॉम। एनसीएफ 2005 में सबसे इंपॉर्टेंट पैराडाइम शिफ्ट किस चीज़ की बात करते हैं, या सबसे इंपॉर्टेंट शिफ्टमेंट किस चीज़ पे है? ज्ञान स्थायी है और वो दिया जाता है, इससे ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। याद रखिएगा, ज्ञान स्थायी नहीं है, ज्ञान स्टैटिक नहीं है। नॉलेज इज नॉट एट ऑल स्टैटिक, इट्स हाईली डायनामिक एंड इवॉल्विंग इन देयर नेचर। और इसी से जुड़कर हमारा एक व्यू आता है, हम उसे ही रचनावाद या उसे ही कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। यहाँ पे एक बात आप और याद रखिएगा कि अगर कभी आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा सीखने सिखाने के किस दर्शन पर आधारित है, वहाँ पे आंसर होगा रचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म। और कंस्ट्रक्टिविज्म ही ये मानता है कि जिस चीज की रचना कर सकते हैं, ज्ञान की रचना कर सकते हैं, तो वो ज्ञान है, अदरवाइज वो सूचना है। तो यहाँ पे ज्ञान विकसित होता है अपने नेचर में, वो अस्थायी होता है और हमेशा उसकी रचना होती रहती है।
शिक्षक केंद्र से विषय केंद्र की ओर, शिक्षक केंद्र से विषय केंद्र नहीं, विषय केंद्र से शिक्षक शैक्षिक केंद्र की ओर है, नॉट शिक्षक केंद्र। शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र नहीं है, विषय केंद्र से शैक्षिक केंद्र की ओर है। अध्यापक केंद्रित से विद्यार्थी केंद्रित की ओर, यहाँ पे जस्ट रिवर्स करके लिखा हुआ है। डिसिप्लिनरी फॉर्म से एजुकेशनल फॉर्म की ओर हुआ है, याद रखिएगा। टीचर सेंट्रिक टू लर्नर सेंट्रिक की ओर हुआ है, नन ऑफ दिस यहाँ पे होगा नहीं। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ज्ञान स्थायी है और वो दिया जाता है ऐसे ज्ञान का विकास होता है और उसकी रचना की जाती है। तो इस डिस्कशन में इतनी ही बातें। आई होप इन सभी प्रश्नों के विचार विमर्श से चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के मूलभूत घटकों के बारे में आपकी एक आधारभूत समझ बन पाई होगी। अगले वीडियो में हम कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ दोबारा आएंगे। तब तक रिफ्लेक्टिव माइंड के साथ बने रहिए एंड हैप्पी लर्निंग।